हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि ये कंपाउंडिंग का पावर म्यूचुअल फंड में काम कैसे करता है, और हम ये भी जानेंगे कि क्या हम म्यूचुअल फंड के जरिए अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताऊंगा, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि ये कंपाउंडिंग का पावर म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में काम ही नहीं करता है, क्योंकि यहाँ तो मार्केट क्रैश होता रहता है वगैरह वगैरह। तो आज के वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे कि लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो होता है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहोगे ही नहीं और फोकस के साथ आप कुछ अचीव कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि इस चैनल के जरिए मेरा गोल यही है कि आपको नॉलेज, मोटिवेशन और डायरेक्शन मिले, और इस वीडियो में आपको तीनों मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम दो फ्रेंड्स का एग्जांपल लेते हैं जो अलग अलग जगह पे अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते। फिर हम इन दोनों के पोर्टफोलियो को डिटेल में एनालाइज करेंगे और ये समझेंगे कि कंपाउंडिंग काम कैसे करता है। तो दोस्तों, इमेजिन करो कि फिलहाल 2001 चल रहा है और दो फ्रेंड्स है, एक का नाम है रॉकी और दूसरा है सनी, और दोनों इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई अच्छा ऑप्शन चुन रहे हैं। अब क्योंकि सनी को कंपाउंडिंग, स्टॉक्स और इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो एक ऐसी पॉलिसी में इन्वेस्ट करता है जहां उसको गारंटीड 7% का इंटरेस्ट मिलता है, जैसे कोई बैंक एफडी में या कोई गारंटीड इनकम वाली पॉलिसी में आपको मिल जाता है। क्योंकि अगर आप कोई भी बैंक में जाओगे तो वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे आपको कोई ऐसा ही प्रोडक्ट सेल करेंगे, और हम मेजॉरिटी इंडियंस के लिए अभी भी ये एफडी और गारंटीड इनकम वाली पॉलिसीज एक प्रीफर्ड ऑप्शन है। लेकिन दूसरी तरफ रॉकी ने अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को थोड़ा इंप्रूव करके रखा था, तो इसीलिए उसने अपनी सेविंग्स को एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान किया, और वो एक सिंपल सा म्यूचुअल फंड चुनता है जिससे उसे सेंसेक्स जितना रिटर्न मिल सके, जैसे कोई इंडेक्स फंड। तो वो टाइम पे सेंसेक्स ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार पॉइंट्स पे था। अब यहाँ पे उसको किसी ने कोई गारंटी नहीं दी थी कि फ्यूचर में उसको कितना % रिटर्न मिलेगा, लेकिन उसकी नॉलेज के हिसाब से उसे ये पता था कि उसके म्यूचुअल फंड का रिटर्न लॉन्ग टर्म में एफडी से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये दोनों 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्ट करते। अब दोस्तों, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार वो टाइम पे इतने पैसे किसके पास थे, हमारी सेविंग्स इतनी नहीं होती है वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, मैं ये एक सिंपल नंबर ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन सिंपल रहे। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना भी सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हो आप वो कर लीजिए, लेकिन आपको इस वीडियो से एक इंपॉर्टेंट लेसन जरूर सीखने मिल जाएगा, क्योंकि अगले ही साल यानी 2002 में मार्केट नीचे जाता है और रॉकी के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाती है। अब दोस्तों, कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे टाइम पे थोड़ा सा डीमोटिवेटेड होगा, क्योंकि शुरुआत में ही लॉस मिल गया, लेकिन फिर भी वो अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखता है। और फिर 2 साल होने के बाद रॉकी ने टोटल 2.4 लाख इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उसका पोर्टफोलियो अभी भी लॉस में है। और दूसरी तरफ सनी की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है और उसका पोर्टफोलियो ग्रो होकर 2.5 लाख का हो जाता है। फिर उसके अगले साल मार्केट थोड़ा सा रिकवर करता है और सिर्फ 3.5% ऊपर जाता है, और उस साल भी रॉकी अपनी 10,000 मंथली की एसआईपी के जरिए 1.2 लाख रुपीस इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से रॉकी की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अभी होती है 3.28 लाख की। मतलब अभी भी उसका पोर्टफोलियो लॉस में है और सनी का इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 4 लाख रुपए का हो जाता है। अब दोस्तों, ऐसी सिचुएशन देख के कोई भी इन्वेस्टर बुरा फील करेगा ही कि यार म्यूचुअल फंड को लेके एक्सपेक्टेशन तो कुछ और ही थी, लेकिन यहाँ पे रियलिटी में तो लॉस पे लॉस हो रहा है। और दोस्तों, 3 साल का पीरियड बहुत बड़ा होता है, आपके पास हजारों दिन होते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, और इसीलिए बहुत लोग ऐसे टाइम पे कुछ ना कुछ सिली कर ही लेते हैं। क्योंकि ये पीरियड में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो आपको कन्विंस भी कर देंगे कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग होती ही नहीं है, ये सब स्कैम है, या फिर तूने कोई खराब फंड चुन लिया, या फिलहाल कोई अच्छी गवर्नमेंट नहीं है वगैरह वगैरह। और यहीं पे मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन रॉकी एक स्मार्ट इन्वेस्टर है, तो इसीलिए वो अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखता है, और फिर फाइनली मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और 72% ऊपर जाता है, जिसकी वजह से रॉकी के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाती है 7.75 लाख। लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा रिस्क लेने के बाद भी उसने सनी के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा लिया। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ये गलती कर लेते कि वो ऐसे टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेते, लेकिन रॉकी एक स्मार्ट इन्वेस्टर है, तो वो अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखता है, और इसी तरह अगले 4 साल तक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और 2008 तक उसका पोर्टफोलियो ग्रो होकर 39 लाख का हो जाता है। और तब अचानक से 2009 में फिर से एक मार्केट क्रैश होता है, सेंसेक्स 20,000 पॉइंट से गिर के 9,000 पॉइंट्स पे आ जाता है, और उसका पोर्टफोलियो भी 52% नीचे गिर के 19 लाख का हो जाता है। और दूसरी तरफ उसका फ्रेंड सनी बिना कोई टेंशन के 7% के फिक्स्ड रेट से अपनी वेल्थ को 15 लाख में ग्रो कर चुका होता है। तो यहाँ पे अगर आप एनालाइज करोगे तो रॉकी को अभी स्टॉक मार्केट में 9 साल हो चुके हैं और अभी भी उसने कुछ खास अचीव नहीं किया है, लेकिन उसे पता है कि वो लॉन्ग टर्म में किस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर टोटल 10 साल के लिए एसआईपी करने के बाद
ये दोनों डिसाइड करते कि वो अब ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब अपनी एसआईपी को स्टॉप कर देंगे, लेकिन अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट को ग्रो होने देंगे। और इसी तरह सेंसेक्स ऊपर नीचे होते हुए ग्रो होता है और 2021 में ये 53,000 पॉइंट्स पे पहुंच जाता है। और जब ये दोनों रिटायर होते तो सनी के पास होते हैं ऑलमोस्ट 39 लाख रुपीस, लेकिन रॉकी के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है 1.13 करोड़। और अगर हम इसके बाद के 10 साल का फ्यूचर एस्टिमेट करेंगे तो मैं यहाँ पे 15% का रिटर्न ले लेता हूँ कैलकुलेशन के लिए। अब दोस्तों फ्यूचर में क्या होगा वो हमें नहीं पता, हो सकता है अगले ही साल 2022 में ही फिर से एक मार्केट क्रैश आ जाए या फिर 5 साल के बाद एक क्रैश आए, वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हो तो जब स्टॉक मार्केट रिकवर करेगा तो आपका पोर्टफोलियो भी रिकवर करेगा। और दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हो सकता है आपको अपना पहला करोड़ जमा करने के लिए 20 साल लग जाएंगे, लेकिन दूसरा करोड़ आपकी लाइफ का सिर्फ 5 साल के अंदर आ सकता है बिना आपके कुछ काम किए। और फिर उसके बाद का तीसरा करोड़ 3 साल में आ जाएगा और उसके बाद का चौथा करोड़ उससे भी कम टाइम में आएगा। और अगर आप पूरे 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते रहोगे या फिर मार्केट क्रैश के बीच और ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो और भी बढ़िया। और दोस्तों रॉकी अगर उसके पोर्टफोलियो में से 4% हर साल विड्रॉ भी करता रहेगा तो भी उसकी वेल्थ ग्रो होती रहेगी और उसको रेगुलर इनकम भी मिलता रहेगा, क्योंकि उसका पोर्टफोलियो तो 10-15% के रेट से बढ़ रहा है और वो विड्रॉ सिर्फ 4% कर रहा है। जैसे फिलहाल 1 करोड़ का 4% होता है 4 लाख रुपीस। इसको फायर मूवमेंट कहते हैं, जिसकी ज़्यादा डिटेल्स मैंने ये वाले वीडियो में डिस्कस की है, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों अगर सनी जिंदगी भर भी कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता रहेगा जहां उसको 8-9% का गारंटीड रिटर्न मिलता है तो भी वो रॉकी के आसपास कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों आपको एक फील आ गया होगा कि इक्विटी फंड से वेल्थ क्रिएट हो सकती है या नहीं। लेकिन दोस्तों दिखने में जितना सिंपल लग रहा है ये उतना है नहीं, क्योंकि लोग बहुत सारी मिस्टेक्स कर लेते हैं जिसका एहसास उनको काफ़ी लेट होता है और बहुत लोगों को तो उनकी गलतियों के बारे में पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए कुछ ऐसी बड़ी बड़ी और कॉमन मिस्टेक्स के बारे में आज मैं डिस्कस कर लेता हूँ जिसको अवॉइड करके आप अपने लाखों रुपए सेव कर सकते हो। तो सबसे पहला लेसन हमें इस एग्जाम्पल से ये मिलता है कि जब आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पोर्टफोलियो स्ट्रेट लाइन की तरह ऊपर नहीं जाता है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जब हम इन्वेस्ट करें तो उसके बाद मार्केट ऊपर ही आता रहे, लेकिन रियलिटी में ये एक रोलर कोस्टर राइड होती है, क्योंकि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन होती तो सब लोग यहीं पे इन्वेस्ट कर लेते। फिर दूसरी कॉमन मिस्टेक लोग ये करते कि वो ज़्यादा टाइम तक किसी भी फंड में इन्वेस्टेड रहते ही नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से या कोई नॉलेजेबल पर्सन से पूछोगे तो वो यही कहेंगे कि आपको किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में कम से कम 8-10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए। लेकिन असलियत में कुछ और ही हो रहा है, क्योंकि अगर आप एमफी का डेटा चेक करोगे जो इंडिया के म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आधे से ज़्यादा इंडियंस अपने म्यूचुअल फंड को 2 साल के लिए भी होल्ड नहीं करते। आप खुद देख सकते हो 12% लोग अपने म्यूचुअल फंड में 1 महीने से भी कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करते, मतलब इसके अंदर भी लोग ट्रेडिंग करते। और ये 36% लोग अपने म्यूचुअल फंड को एक ही साल में बाय और सेल कर देते, जिसपे वो एग्जिट फी अलग पे करते होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे म्यूचुअल फंड में आपको 1 साल से पहले एग्जिट करने पे 1% की फी चार्ज होती है। फिर ये लोग उस पर ज़्यादा टैक्स भी पे करते होंगे, क्योंकि 1 साल से पहले प्रॉफिट को विड्रॉ करने पे आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो ऐसा करने से वेल्थ क्रिएट करना और कंपाउंडिंग के पावर को यूज़ करना तो बहुत दूर की बात है, लोग बस एक्स्ट्रा फी पे करते रहते। और इसका मेन रीज़न ये होता है कि लोग डेली मार्केट मूवमेंट को बहुत क्लोजली फॉलो करते और उसके फ्लक्चुएशंस पे ओवर रिएक्ट करते और मार्केट को प्रिडिक्ट करने के चक्कर में रॉन्ग टाइम पे बाय और सेल कर लेते। फिर तीसरी कॉमन मिस्टेक लोग ये करते कि वो बहुत छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करते और फिर उसका एब्सोल्यूट रिटर्न कंपेयर करते, ना कि परसेंटेज टर्म्स में, क्योंकि कंपाउंडेड रिटर्न्स कैलकुलेट करना सबको नहीं आता है। अगर आप 10 साल पहले 50 लाख में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो और आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ की होती है तो ये 7% का कंपाउंडेड रिटर्न होता है। और अगर आप 5,000 रुपया कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और 5 साल में वो ग्रो होकर 10,000 रुपीज़ का होता है तो ये 15% का कंपाउंडेड रिटर्न होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा 5 साल में डबल हो गया है। फिर जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर भी लेते तो वो कोई खराब म्यूचुअल फंड चुन लेते या फिर ऐसे कोई फंड में इन्वेस्ट कर लेते जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे अल्टीमेटली उनको कुछ खास रिटर्न नहीं मिलता है। अब दोस्तों इस एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है फीस। जितना ज़्यादा आप फीस पे करोगे उतना कम आपका रिटर्न्स होगा। और ज़्यादा फीस पे करने का एक रीज़न ये भी होता है कि लोग किसी रेगुलर म्यूचुअल फंड प्लान में इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों ये रेगुलर प्लान का मतलब ये होता है कि आप किसी एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो एक छोटा सा कमीशन उस एजेंट को मिल जाता है, जो यूजुअली आपके पोर्टफोलियो का 1% होता है। जैसे ये एक्सिस ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.77% का है और उसी के डायरेक्ट प्लान की फीस 0.5% है। अब बहुत लोग इस छोटे से कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये तो बस 1% है, लेकिन इस छोटे से एक्सपेंस रेशियो से कितना फ़र्क पड़ता है हम इसको भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो अगर आप इस फंड में 5,000 रुपये का मंथली SIP सेट करते हो 10 साल के लिए
तो आप टोटल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो। तो रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करने वालों को इस म्यूचुअल फंड से पिछले 10 साल में 16.9% का रिटर्न मिला, जिसके हिसाब से उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू होती है 15.43 लैक्स। और डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने वालों को इसी फंड से 18.1% का रिटर्न मिला और उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू होती है 16.71 लैक्स। तो रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करने वालों का ये टोटल 1.27 लैक्स का लॉस हुआ। अब दोस्तों कहने को तो ये सिर्फ 1.27% था, लेकिन आपके एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पे ये 21% का लॉस होता है। और दोस्तों ये तो सिर्फ एक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल है, लेकिन ऐसा लॉस आपको सारे रेगुलर प्लान में देखने को मिलेगा। जैसे ये वाला एक म्यूचुअल फंड है जिसने इसमें 10 साल पहले 10,000 रुपये की SIP सेट की थी, तो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने वालों को 33.5 लैक्स मिला, लेकिन रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करने वालों को 30.5 लैक्स मिला, मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए का लॉस। तो जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप ऐसी हाई फीस वाले फंड में इन्वेस्टेड रहोगे, आपका लॉस उतना बढ़ता रहेगा। अब दोस्तों मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग रेगुलर म्यूचुअल फंड में और हाई फीस वाले फंड में इन्वेस्टेड है, और बहुत लोगों को ये बात पता भी नहीं होगी कि इंडिया में 2013 से पहले जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते थे वो सब रेगुलर फंड ही होते थे, क्योंकि जनवरी 2013 के बाद ही सेबी ने रूल निकाला कि सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज को उनके जितने भी फंड्स है उन सब के डायरेक्ट प्लान भी लॉन्च करने पड़ेंगे। तो जिसने भी 2013 के पहले किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा तो उन लोगों ने रेगुलर प्लान में ही इन्वेस्ट किया होगा। और इसीलिए अगर आप किसी भी डायरेक्ट प्लान का पास्ट रिकॉर्ड चेक करना चाहोगे तो आपको 2013 के पहले का रिकॉर्ड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उससे पहले डायरेक्ट प्लान होते ही नहीं थे। लेकिन दोस्तों आज हमारे पास बहुत सारे मोबाइल ऐप्स है जहां से हम इजीली डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें से एक है IND मनी ऐप। अब दोस्तों इस ऐप की खास बात यह है कि इसके जरिए आप एकदम आसानी से अपने एग्जिस्टिंग रेगुलर म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जब आप अपने पोर्टफोलियो को इनके साथ सिंक कर दोगे तो आपको यहाँ पे सामने ही एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने कोई रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर उस फंड को सिलेक्ट करना है, फिर जो अमाउंट आपने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है तो उसको ट्रांसफर करने पे आपको एग्जिट फी और कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। तो इसीलिए ये ऐप आपको सजेस्ट करेगा कि आप उसे थोड़े टाइम के लिए होल्ड करके रखो, और जब उसका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तब आप उसे ट्रांसफर कर दो। तो आप इस स्मार्ट कैलेंडर के जरिए देख सकते हो कि कितना अमाउंट अभी डायरेक्ट प्लान में ट्रांसफर होगा और कितना होल्ड पे है, जो एग्जिट फी और टैक्स की वजह से फ्यूचर में ट्रांसफर होगा। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके कंफर्म कर देना है, और इसी तरह जो भी आपके रेगुलर प्लान के यूनिट्स होंगे वो डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो भी यूनिट्स आपके फिलहाल होल्ड पे उसके लिए आपको फ्यूचर में अलर्ट्स भी आ जाएंगे। तो ये सबसे फास्टेस्ट और आसान तरीका है अपने रेगुलर म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट करने का, वो भी फ्री में। तो दोस्तों अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करो और उनको भी एजुकेट करो, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स कमा पाए। और अगर आप आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आप एक सिंपल सा इंडेक्स फंड या ETF चुन सकते हो जिसमें सबसे कम फीस होती है। इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो डिटेल में बनाया है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि यार हमें इतना वेट नहीं करना है, हमें तो जल्दी से अमीर बनना है। तो दोस्तों आप वो भी ट्राई कर सकते हो, आप बिजनेस करो, ट्रेडिंग करो, जो मन करता है वो करो, लेकिन उसके साथ में आप अपनी इनकम का एटलीस्ट 10-20% सेव कर ही सकते हो और उसको स्टॉक्स या इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, ताकि अगर आपका जल्दी अमीर बनने का प्लान पूरा नहीं होता है तो एटलीस्ट लॉन्ग टर्म के लिए आप सेफ रहोगे। क्योंकि दोस्तों जितना आसान फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना हमारी जनरेशन के लिए हो गया है, उतना आसान इतिहास में ये पहले कभी नहीं था। सिर्फ 10 साल पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ते थे, दुनिया भर के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन आज हर एक चीज़ आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन कर सकते हो, वो भी एकदम फटाफट। बस आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। अगर आप ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप ऐसे कोई वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना कर दो। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।